वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम नरेशन टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। आज नरेशन का हमारा लास्ट डे है। लास्ट डे हमने आप लोगों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में बताया था। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की हमारी 2 क्लासें हुई हैं, जिसमें से हमने आप लोगों को बेसिक से एडवांस से लेकर बताया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम पहचानें कैसे और उसके बाद हम उसको बनाते हैं कैसे। इन सभी बातों के बारे में हमने सीखा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। आज का सेंटेंस नरेशन टॉपिक हमारा चल रहा है और नरेशन में हम पढ़ रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य, जिसमें से इच्छा जताई जाती है या कोई श्राप दिया जाए या वरदान दिया जाए या आशीर्वाद दिया जाए या फिर प्रे किया जाए। तो ये चीज़ें होते हैं, ये है इच्छावाचक ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। हम इन्हीं सभी के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा कौन किसमें आरवी की वर्ब किसको हम कहाँ चेंज करते हैं और कंजंक्शन क्या लगाते हैं, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हमारा यहाँ से नरेशन का होगा द इंड। ये हमारी द इंड क्लास है नरेशन की। ये समझ लेना, हमने नरेशन आप लोगों को इससे पहले हमारी 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनमें से हमने नरेशन को आप लोगों को बेसिक से एडवांस समझाया है। और नरेशन का आज हमारा द इंड गेम है। नरेशन की आज हमारी लास्ट क्लास है। जिन लोगों ने अगर इससे पहले के सेशन मिस किया है तो समझ लेना, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विद राज या फिर नरेशन बाय राज। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे नरेशन बाय राज, तो आपको जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से हमारी 13 क्लासें पढ़ जाएंगी। समझ लेना, आज से हमारी 13 नंबर की क्लास है। तो आज इसका नरेशन का दाइन होने वाला है 13 नंबर क्लास में। हमने आपको बताया था, उसमें हमने टाइम लिया था पढ़ाने के लिए करीब 20 15 20 दिन, लेकिन इससे पहले भी हमने आपको एक कोर्स करा दिया है। समझ लेना 13 दिन में हमने नरेशन आपको बेसिक से एडवांस, बेसिक टू एडवांस हमने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस की है, समझ लेना आपको 100% ये वीडियो जाकर देखना है, क्योंकि आपको यहाँ से 100% बेसिक या एडवांस लेवल से सीखने को मिलेगा। इस बात की गारंटी मेरी है। तो आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। अगर जिनका 10th का टॉपिक कंप्लीट नहीं है, जिनको 10th में दिक्कत आती है, तो आप सर्च कर देना 10th बाय राज। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे 10th बाय राज, तो हमारा 10th का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 27 क्लासें विद एक्टिव पैसिव वॉइस AV हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हिंदी से बताए हैं। तो जिन लोगों ने अगर ये क्लासें मिस की है तो समझ लेना आपको 100% इन क्लासों को ज्वाइन करना है और आपको अपने जानकारी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो चलिए, अब जिन लोगों ने ये क्लासें मिस की है तो ये समझ लेना आपको 100% इन क्लासों को देखना है और वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करना है, जिससे कि हम और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकें और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। तो चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। हम पढ़ेंगे इच्छावाचक वाक्य के बारे में। इच्छा सूचक या फिर इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको कहा जाता है, ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है नरेशन में। तो हम इसका रूल लिखेंगे कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। आरबी का वर्ब कैसा होगा, आर एस का वाक्य कैसा होगा, आरबी का वाक्य कैसा होगा, वो चीज़ें हम सभी इसमें जानेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पर तो वही मालूम है आपको। यहाँ पर होगा सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पर लगा हुआ कामा इन्वर्टेड कामा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क और कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। लेकिन यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा आर एस के वाक्य में, जो वाक्य की स्टार्टिंग में ही होगा में। यहाँ पर देखो हमने कहा ये है आरवी का वाक्य और ये है आर एस का वाक्य। ये आरवी का वाक्य है और ये आर एस का वाक्य। जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा वो होगा आरवी का वाक्य, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा आर एस का वाक्य। तो इसमें क्या करना है कि आपको ये पहचानना है कि कौन सा आरवी का वाक्य और कौन सा आर एस का वाक्य। अब ये पहचानने के बाद आपको इसमें से यहाँ पर आरवी के वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आरवी की वर्ब को हम चेंज करते हैं आर एस के वाक्य के भाव के हिसाब से, जिस इस आर एस के वाक्य का जैसा अर्थ निकलेगा, जैसा उसका भाव निकलेगा, उसी के हिसाब से हम आरवी की वर्ब को चेंज करेंगे। अभी चेंज करना बताएंगे। यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम लगाते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर लगाते हैं हम दैट। यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर लगाते हैं दैट
दैट के बाद बताते हैं SHVO, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट टू, लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। अब यहाँ पर हम सैड या सेड टू को हटाकर हमको लगाना पड़ता है सैड या सेड टू को हटाकर आरबी की वर्ब में हम चेंज करते हैं। सैड या सेड टू को हटाकर आर एस के वाक्य के अर्थ के हिसाब से हम यहाँ पर लगाते हैं। फर्स्ट नंबर पर जैसे यहाँ पर हम लगा सकते हैं विश्ड, विश्ड हो सकता है, या फिर प्रेड, प्रेड, या फिर प्लेस्ड, या फिर ब्लेस्ड, ब्लेस्ड के बाद या फिर कस्ट। हम यहाँ पर करेंगे आर एस के वाक्य के भाव के हिसाब से आरबी की वर्ब को हम सैड या सैड टू को हटाकर विश्ड या फिर प्रेड या फिर ब्लेस्ड या फिर कस्ट, इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे आरबी की वर्ब में। यहाँ पर अगर ये हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, यहाँ पर अगर आर एस के वाक्य में लिखा मिल जाए मे, प्रेड कब करेंगे जब लिखा मिल जाए मे गॉड, तो मे गॉड अगर लिखा मिल जाए तो वहाँ पर मे गॉड, तो वहाँ पर हम लगाएंगे प्रेड। अब इसके बाद ब्लिस्ड, आशीर्वाद कौन कौन दे सकता है, आशीर्वाद ये समझ लेना, ब्लिस्ड और प्रेड ये हम लगाते हैं। कष्ट तो ये समझ लेना ये आता है, ब्लिस्ड आता है आशीर्वाद के लिए, जब आशीर्वाद दिया जाए, आशीर्वाद अगर आपको आर एस के वाक्य में पढ़ने से लगे कि इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है तो वहाँ पर हम लगाएंगे ब्लिस्ड, और इसके बाद कष्ट लगाएंगे श्राप के लिए, श्राप के लिए लगाते हैं कष्ट। यहाँ पर हर्मिट, हर्मिट साप भी देता है आशीर्वाद भी देता है, हर्मिट हो गया। और इसके बाद सेंट हो गया, जिसको सेंट ये इसके सिनोनिम से सेंट भी लिखा आ सकता है या फिर साधु भी आ सकता है। तो ये समझ लेना, आपको याद रखना है कि हम इसको आरबी की वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे। आर एस के वाक्य में या तो विस्ट लगाएंगे या फिर प्रेड या फिर ब्लीस्ड या फिर कष्ट। अब वो डिपेंड करता है आर एस के वाक्य के अर्थ के हिसाब से उसमें क्या सेंस निकल रहा है, उसी के हिसाब से हम ये तय करेंगे कि हम यहाँ पर क्या कौन सी आरबी की वर्ब को चेंज करें। अब देखो हम यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हम विस्ट, प्रेड, ब्लीस्ड, कस्ट, इन सभी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे आरबी की वर्ब में, वो भी आर एस के वाक्य के अर्थ के हिसाब से, आर एस के वाक्य के भाव के हिसाब से हम तय करेंगे यहाँ पर हम कौन सी वर्ब में चेंज करें। वो चीज़ डिपेंड करती है आर एस के वाक्य के ऊपर। तो इतनी चीज़ समझ में आई होगी, आई होप कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आरबी की वर्ब को फर्स्ट ऑफ चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें से हमने आपको बताया कि आरबी की वर्ब यानी सैड या सैड टू को हटाकर हम लगाते हैं विस्ट, प्रेड, ब्लीस्ड या फिर कस्ट। ये आता है आर एस के वाक्य के भाव के हिसाब से, इसका जैसा अर्थ निकलेगा आर एस के वाक्य का उसी के हिसाब से हम आरबी की वर्ब को चेंज करेंगे। इसके बाद अगर विस्ट आता है में, प्रेड आता है गॉड के लिए, ब्लिस्ड और इसके बाद कष्ट ये श्राप और आता है आशीर्वाद के लिए, ये चीज़ डिपेंड करता है। अब जब हम ये चीज़ें समझेंगे एग्जाम्पल से तो ये चीज़ें और भी कायदे से क्लियर होंगी। तो अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, may you live long, may you live long, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क और कामा इनवर्ट कामा क्लोज, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब हुआ आप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। इसमें हमको लिख रहा है, इसमें विश विश किया जा रहा है कि इसमें आपको ये समझ लेना, अगर मैं लिखा मिल जाए आपको आर एस के भाग में तो वहाँ पर विश करना है। तो ही सेड या सेड टू को हटाकर लगाएंगे विश्ड, ही विश्ड मी, he wished me that,
अब आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर करता क्या है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। तो आपको नियम लिखना है 123/सन, जिसमें फर्स्ट पर्सन चेंज होता है आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई के बाद अब लगानी है वर्ब क्या है, मे। तो मे का क्या चेंज होगा, मे को चेंज करते हैं माइट में। हमने वर्ब का कॉन्सेप्ट जब आपको बताया था, अब इसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में शायद तीसरी या चौथी नंबर की क्लास होगी, जिसमें से हमने आपको बताया मे को माइट में चेंज करते हैं, माइट और उसके बाद लिव लॉन्ग। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। ही विश्ड मी, अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए मे, तो वहाँ पर लगाएंगे विश्ड। ही विश्ड मी, अगर आर एस के वाक्य में मे मिल जाए केवल लिखा हुआ, तो वहाँ पर लगाएंगे विश्ड। ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी कामा मे यू लिव लॉन्ग। तो हमने इसको कैसे बनाया, ही विश्ड मी, हमने कहा अगर आर एस के वाक्य में मे लिखा मिल जाए तो वहाँ पर लगाएंगे हम विश्ड। तो ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, बिगर सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा, बिगर सेड टू मी बिगर सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। लास्ट में इसलिए कामा क्लोज। लास्ट में हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं, याद रखना, यहाँ पर हमने लिखा है फुल स्टॉप, एस एच वी के बाद फुल स्टॉप। बेगा सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। देखो हमारा मे लिखा मिल रहा है मे, तो यहाँ पर हम आरवी को रोका चेंज करेंगे विश्ड में, मे लिखा मिल रहा है तो बेगर विश्ड मी वेगर विश्ड मी। अब यहाँ पर हम कामा इनवर्टेड कामा कोटा लगाएंगे दैट। अब इसके बाद इसमें यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। बिगर विश्ड मी दैट आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ। हमने आपको बताया कि हम अगर आपके आर एस के वाक्य में मी लिखा मिल जाए तो उसको हम चेंज करेंगे विश्ड में। अगर प्रार्थना की जाए तो उसको हम चेंज करेंगे प्रेड में। अगर आशीर्वाद दिया जाए तो उसको हम चेंज करेंगे ब्लिस्ट में। इसके बाद अगर श्राप दिया जाए, अभिशाप दिया जाए, तो उसको हम चेंज करेंगे कष्ट में। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं हम। देखो, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा मे यू गो टू हेल। एक्सक्लेमेशन और कामा इनवर्टेड कामा क्लोज। मे यू गो टू हेल। अब हमको देखो ये सेंटेंस हमारा ये डायरेक्ट स्पीच में इसको हमको बनाना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो दे सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा मे यू गो टू हेल। आप नर्क पे जाओ, तुम नर्क पे जाओ। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर देखो, ही दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा मे यू गो टू हेल, नर्क में जाओ। तो इसमें दिया जा रहा है श्राप। देखो यहाँ पर श्राप दिया जा रहा है मे यू गो टू हेल, नर्क पर जाओ। तो इसमें श्राप दिया जा रहा है, तो इस वजह से इसको हम चेंज करेंगे दे सेड या सेड टू को लगा लगाएंगे कष्ट, दे कष्ट मी। अब हम कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर हम लगाएंगे दैट।
तो यहाँ पर कामा इनवर्टेड कामा को उठाकर हमने लगाया दैट। अब यू कौन सा पर्सन है? यू है हमारा सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो आई माइट गो टू, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। हमने देखो इसको कैसे बनाया। दे सेड टू मी मे यू गो टू हेल, आप नर्क में जाओ, यानी तुम नर्क में जाओ। तो हमने इसको सेंटेंस को हमने पहचाना कि इसमें श्राप दिया जा रहा है। मे से स्टार्ट सेंटेंस और लास्ट में लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये भी हमारा सेंटेंस मे से स्टार्ट और लास्ट में लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य। यहाँ पर हमने देखा कि मे है और लास्ट में लगा है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारा हुआ है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब सेंटेंस को हमको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस है, तो वो डिपेंड करता है कि आप उसका ट्रांसलेट कैसे निकालते हैं। तो आप ट्रांसलेट निकालने के बाद उसको हम डिसाइड करेंगे कि उसमें आदमी की कौन सी हम वर्ब लगाएं। ट्रांसलेट उसका हम उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसमें कि आरबी की वर्ब कौन सी लगाएं। इसमें से विश लगाएं या फिर प्रेड लगाएं या फिर ब्लेस्ड लगाएं या फिर कष्ट लगाएं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारा सेंटेंस आरएस का कैसा है, आरएस का वाक्य का भाव कैसा निकल रहा है। उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आरबी की वर्ब को हम कैसे चेंज करें या फिर आरबी की वर्ब हम कैसे लगाएं। तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इसके लिए आपको ये समझ लेना, अगर टेंस का टॉपिक नहीं आता है तो हमने टेंस इससे पहले आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करोगे टेंस बाय राज, आप जैसे यूट्यूब में डालोगे टेंस बाय राज, तो आपको ये समझ लेना 27 क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें हमने आपको हिंदी से एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज कंप्लीट कराए हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए हैं। तो ये समझ लेना, अगर जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किए हैं, तो आपको, अगर आप इंग्लिश में अपनी जीरो लेवल से पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप 100% देखेंगे, क्योंकि इससे आप ही का भला है। तो आपको ये देखना चाहिए, इससे 100% आपको सीखने को मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मोहन सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू with children। लास्ट में हमारा लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क कामा इनवर्टेड कामा क्लोज। मोहन सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा, और इसके बाद हमारा क्या है? मे गॉड ब्लेस यू विथ चिल्ड्रेन। तो इसमें देखो हमको पढ़ना है कि हम इसका अर्थ निकाल लेंगे। जो हमारा आरएस का वाक्य लिखा है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कि इसमें हमारा कैसा अर्थ निकल रहा है। तो हम यहाँ से मे गॉड ब्लेस यू विथ अ चाइल्ड, भगवान इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसमें प्रे की जा रही है मे गॉड ब्लेस। यहाँ पर देखो मे गॉड आ गया, मे और इसके बाद गॉड। तो यहाँ पर प्रेरक की जा रही है कि आपको भगवान एक बच्चा प्रदान करे, या एक ब्लेस विथ यू आ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में भगवान एक यानी कि भगवान आशीर्वाद दे आपको एक बच्चा का। तो ये इसका अर्थ निकल रहा है कि यानी एक बच्चे का आशीर्वाद यहाँ दिया जा रहा है। मे गॉड ब्लेस यू विथ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे के साथ आशीर्वाद यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें अर्थ निकल रहा है यही कि यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है।
आशीर्वाद मतलब प्रे की जा रही है मे गॉड, भगवान से यहाँ पर मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू विथ चिल्ड्रेन। तो इसमें यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जा रही है। तो इसको हम बनाएंगे मोहन प्रेड। यहाँ पर देखो मे गॉड लिखा है तो प्रेड, मोहन प्रेड दैट अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, गॉड, दैट गॉड माइट ब्लेस मी विथ चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर हमने प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा है, ये चीज़ अब मैटर करती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। हमने कहा अगर मैं वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, ना लिखना हो, अगर मैं वाले वाक्य इसमें अगर आरबी के वाक्य में अगर मैं से स्टार्ट है ये हमारा आरएस का वाक्य, और इसमें अगर ऑब्जेक्ट हमको ना लिखना हो, अगर ऑब्जेक्ट ना लिखना हो तो वहाँ पर केवल हम लगाएंगे प्रेड। अगर यहीं पर अगर ऑब्जेक्ट लिखना होता, अगर यहीं पर हमको इसमें ऑब्जेक्ट लिखना होता तो हम लगाते प्रेड फॉर, या इसको हमको अगर मान लो ऑब्जेक्ट लिखना है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं मोहन प्रेड फॉर मी। अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो ये समझ लेना फॉर, इसमें प्रेड वाले में आपको याद रखना है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट लिखने के लिए आपको वहाँ पर फॉर लगाना पड़ता है। मोहन प्रेड फॉर मी दैट, और बाकी कोई सेंटेंस यही बनेगा, दैट गॉड माइट ब्लेस मी विथ चिल्ड्रेन। अब ये समझो हमने इसमें क्या आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट आपको लिखना होगा, यहाँ पर देखो मोहन प्रेड, हमने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो मोहन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी विथ चिल्ड्रेन। अब अगर आपको इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, अगर आपको ये करना है कि नहीं हमको ऑब्जेक्ट लिखना ही है तो ये समझ लेना मोहन प्रेड, फिर वहाँ पर हम लगाएंगे फॉर, ऑब्जेक्ट से पहले हम लगाएंगे फॉर, मोहन प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी विथ चिल्ड्रेन। तो ये हमारे सेंटेंस दोनों, चाहे हमारा ये सेंटेंस तो फर्स्ट नंबर पर या फिर सेकेंड नंबर पर, ये हमारा सेकेंड नंबर का जो सेंटेंस हो, सेंटेंस हमारे दोनों सही हैं। ये समझ लें सेंटेंस हमारे दोनों सही हैं, लेकिन मैटर करता है कि आपको ऑब्जेक्ट लिए, लेकिन ये केवल लागू होता है प्रे में, ये केवल लागू होता है प्रे वाले सेंटेंस में, जिसमें ये समझ लेना प्रार्थना की जाए तो वहाँ पर प्रेड, जब प्रेड में चेंज करते हैं तो ये केवल इस वाले सेंटेंस में लागू होता है ये नियम कि अगर ऑब्जेक्ट आपको लिखना होगा इसमें तो आपको फॉर लगाना है ऑब्जेक्ट से पहले। जैसे मोहन प्रेड फॉर मी, तो हमने इससे पहले लगा दिया है फॉर। तो ये आपको याद रखना है कि अगर प्रार्थना की जा रही होगी आरएस के वाक्य में, अगर हमने क्या कहा, अगर आरएस के वाक्य में प्रार्थना की जा रही होगी तो वहाँ पर हम चेंज करेंगे किसमें, प्रेड में। और अगर हमको ऑब्जेक्ट लिखना होगा आरबी के वाक्य का तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट से पहले फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ये आपको याद रखना है, वरना मैं तो ये कहता हूँ कि आप केवल ये याद रखिए कि इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, केवल बस ऑब्जेक्ट आपको गैप करना है, मोहन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी विथ चिल्ड्रेन। लेकिन अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये सेंटेंस में वहाँ सही है, मोहन प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी विथ चिल्ड्रेन। ऑब्जेक्ट लिखने और न लिखने का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया कि अगर आपको आरवी के वाक्य का, लेकिन ये केवल नियम लागू होता है प्रे वाले में, ये याद रखना आपको, जिसमें केवल प्रार्थना की जाए प्रेड वाले में ये नियम लागू होता है, सभी जगह नहीं होता लागू, केवल प्रे वाले की हम बात कर रहे हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अपने दिमाग में आपको समझ बैठा के रखना है कि प्रे वाले वाक्य में अगर हमको ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट से पहले केवल फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट से पहले केवल हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सेंटेंस हमारा वही ऑब्जेक्ट लिख देंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें यही समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस इसी कॉन्सेप्ट पर देखते हैं हम। द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी, the old lady said to her son, the old lady said to her son, comma inverted comma, the old lady said to her son, comma inverted comma, may you live, may you live long and prosper, इसलिए मैं इस्तेमाल कामा यूनिट कामा क्लोज। हमारा सेंटेंस क्या है? द ओल्ड लेडी सेड टू हर सन, द ओल्ड लेडी सेड टू हर सन, कामा इंडेड कामा, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। ओल्ड लेडी ने अपने बेटे से क्या है? मे यू लिव लॉन्ग, कि आप दीर्घायु हो, एंड प्रॉस्पर, और धन और संपत्ति को प्राप्त करें, यानी कि आप जीवन में सुखी और सुख और समृद्धशाली जीवन जिएं। इसमें एक आ गया है, तो इसमें मे यू, इसमें गॉड से प्रेयर यानी प्रार्थना की जा रही है, तो इसमें हम लगाएंगे आरबी की वर्ब को चेंज करके प्रेड। तो द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी प्रेड। अब इसके बाद यहाँ पर हमने कहा था अगर ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, हमको मान लो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम लिखेंगे फॉर हर सन। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमने अभी आपको बार बार हम बता रहे कि हमने इसमें फॉर क्यों लगाया। हमने कहा अगर हमको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना होता तो द ओल्ड लेडी प्रेड, इसके बाद सीधे हम रख देते दैट। लेकिन अगर हमको ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट लिखने के लिए हमको लगाना होगा फॉर। द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन दैट, ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। दैट he might live long and prosper। तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। हमने आपको इसमें ऑब्जेक्ट लिखना बताया है कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे लिखेंगे। द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। तो हमने इसमें आपको बताया अगर आपको मान लो कि इसमें ऑब्जेक्ट लिखना ना होता तो हम इसको बनाते हैं द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। तो ये ऑब्जेक्ट लिखने और ना लिखने की बातें आपको आई होप के समझ में आई होंगी। ये समझ लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट है, आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट लिखने और ना लिखने का तरीका पता नहीं हुआ तो आपको आगे समझने में दिक्कत आने वाली है। तो ये तरीका आपको आना चाहिए कि हम प्रेड वाले सेंटेंस में जब प्रे की जाएगी उसमें, या तो समझ लें उसमें जब प्रे की जाएगी तो उसमें हम कब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कब ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, और कब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे। तो हमने बताया कि अगर आरबी के वाक्य में अगर आपको समझ लेना प्रेड लगाना है और अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट से पहले हम फॉर लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट ना लिखना होगा, अगर ऑब्जेक्ट हमने जैसे यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा था तो हमने केवल प्रेड लगा दिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कुछ
अन्य एग्जाम्पल भी हैं जो ये समझ लेना दूसरे तरीके से बनते हैं। इसमें नियम वियम कोई नहीं लगता है, लेकिन आपको ये नियम ये समझ में आना चाहिए। ये इसमें नियम वियम नहीं लगता है, केवल आपको इसके एग्जाम्पल आने चाहिए। जैसे हम विष्ट कब लगाएंगे, तो यहाँ पर विष्ट का लगाने का तरीका ये होता है। विष्ट विष्ट हम किसके किसके पहले लगाएंगे। जैसे अगर कहा जाए, अगर आर एस के वाक्य में कहा जाए, यहाँ पर ये होगा आरबी का वाक्य और ये होगा आर एस का वाक्य। तो अगर यहाँ पर कहा जाए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक। इसके बाद गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ये कहा जाए आर एस के वाक्य में। इसके बाद गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जब आर एस के वाक्य में ये शब्द आएंगे तो उसको चेंज करेंगे आरबी के वर्ग को विष्ट में। अब हम ये समझ लेना बेड, BADE, बेड का प्रयोग हम कब करेंगे। तो ये यहाँ पर होगा आरबी का वाक्य और ये होगा आर एस का वाक्य। तो जब आर एस के वाक्य में आपको मिल जाए गुड नाइट, गुड नाइट हो गया, ठीक। इसके बाद गुड बाय, गुड बाय हो गया, बाय बाय हो गया, बाय बाय हो गया, ठीक। बाय बाय मिल जाए, या फिर फेयरवेल। तो ये आपको ये समझ लेना, हम ये बता रहे हैं कि हम आरबी के वाक्य में बेट कब लगाएंगे और विष्ट कब लगाएंगे। जब आर एस के वाक्य में आपको गुड मॉर्निंग का आ जाए, या फिर गुड आफ्टरनून का आ जाए, या फिर गुड इवनिंग। जब आरबी के वाक्य में आर एस के वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये कहा जाएगा, तो हम उसको चेंज करेंगे विष्ट में, आरबी के वर्ग को चेंज करेंगे विष्ट में। और अगर आर एस के वाक्य में गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय या फेयरवेल कहा जाए, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, फेयरवेल कहा जाए, तो उसको हम चेंज करेंगे बेड में। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा गुड बाय, गुड बाय माई फ्रेंड। यहाँ पर फुल स्टॉप इसलिए दिमाग लगा होगा, उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा क्लोज, यहाँ पर इसलिए दिमाग आता है, ये याद रखना। ही सेड कामा इनवर्टेड कामा गुड बाय माई फ्रेंड। तो यहाँ पर गुड बाय आ रहा है, गुड बाय, तो इसको हम चेंज करेंगे बेड में। ही बेड, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर ये हो गया हिज, हिज में हमने इसको चेंज कर दिया हिज फ्रेंड्स। ही बेड गुड बाय, इसके बाद यहाँ पर ये समझ लेना टू कंजंक्शन एज ए कनेक्टर के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। गुड बाय या बाय बाय या फिर फेयरवेल या गुड नाइट लिखने के बाद हम इसको चेंज करते हैं, क्या हमें टू लिखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है, ही सेड, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ब्रदर। ये समझ लेना, ये सेंटेंस चलते हैं, इसमें कुछ जोड़ा भी जाता है, कुछ घटाया भी जाता है। तो इसको ये सेंटेंस 2-3 सेंटेंस है, आपको ये सेंटेंस केवल याद कर लेने, अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। इसी टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये याद रखना कि यहाँ पर अगर गुड मॉर्निंग दिया है, गुड आफ्टरनून दिया है, गुड इवनिंग दिया है, तो इसको वेस्ट में चेंज करेंगे। और अगर गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, फेयरवेल दिया है, इसको हम बेड में चेंज करेंगे।
यहाँ पर आ रहा है गुड नाइट, तो गुड नाइट का एम चेंज होगा है बेड में, तो ही बेड गुड नाइट अपने भाई को कहा हुआ था टू हिज ब्रदर। इसमें कोई नियम नहीं होता बनाने का, केवल ये याद रखना है आपको कि इसमें कुछ शब्द जोड़े भी जा सकते हैं, कुछ शब्द घटाए भी जा सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज हमने पढ़ा ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हमारा यहाँ से ऑपरेटिव सेंटेंस ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे, अब जब आप लोगों को नेक्स्ट क्लासें मिलेंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंथेसिस के बारे में। ये समझ लेना, सिंथेसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। सिंथेसिस जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल इन्फिनेटिव जीरन के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद इसको हम कैसे एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्म करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ से हम सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे सिंथेसिस में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको जैसा मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं क्लास में ही लर्न करा दूं, और आपको यहाँ से ये समझना, अगर आप यहाँ आए तो आप 100% यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में। एक इसका रिवीजन करते हैं, इसके बाद अपनी आज की प्यारी क्लास को बाइंड अप करेंगे। अब नेक्स्ट डे से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे सिंथेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सिंथेसिस के बारे में, उसके नियम, उसके बनाने का तरीका क्या होता है, उसमें हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या है, नरेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। नरेशन में भी हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। नरेशन में हमारी लास्ट टॉपिक है ऑपरेटिव सेंटेंस। इससे ज़्यादा नहीं सेंटेंस पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं लेटस से सेंटेंस, और इसके बाद एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस देखते यदा कदा, इससे ज़्यादा सेंटेंस नहीं बनते हैं ना, तो ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़ने पड़ते हैं, कुछ शब्द बढ़ाने भी पड़ते हैं। लेकिन इसका ये जो फर्स्ट नियम है ना, इससे आता है, जो हमने आपको लास्ट में सेकेंड नियम बताया ना, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, बाय बाय, ये सेंटेंस कैजुअली पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा इनसे जोड़ नहीं दिया जाता है। ऐसे तो कैजुअली पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इससे जोड़ नहीं दिया जाता है। तो आपको ये सेंटेंस जो हमने जो रूल नंबर फर्स्ट बताया है, ये रूल आपको बहुत ही कायदे समझना है, क्योंकि सेंटेंस इससे ज़्यादा पूछ जाते हैं और यहाँ से आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं नरेशन में भी ऑपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऑपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। अब यहाँ पर हमारा होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और लगा होगा कामा इन्वर्टेड कामा के बाद यहाँ पर लिखा होगा मैं, आरएस के वाक्य में लिखा होगा मैं, और मैं के बाद लास्ट में लगा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क और कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये हमने बताया आपको सेंटेंस को हम पहचानें कैसे। ये समझ लेना, कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, तो अगर सेंटेंस के बारे में अगर आपको नहीं आता हुआ तो आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए, कि हम कैसे पहचानेंगे हमारा एक्सक्लामेटरी है या ऑपरेटिव है या इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है। इसके लिए जो हमने यहाँ पर शब्द लिखे हैं ना, ये वर्ड्स आपको 100%, अगर आप ये समझते हैं कि मतलब कि अगर आप नरेशन में कभी कोई कहीं भी आप नहीं ये चाहते हैं कभी हम मात ना खाए नरेशन में, तो इसके लिए आपको हमने सेंटेंस को जैसे पहचानना बताया है, और इसके बाद जो वर्ड्स हमने जहाँ पर लिखे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है मे और लास्ट में लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इन सभी शब्दों को आपको ध्यान में रखना है और अपने संज्ञान में भी लेना है कि हमारा कौन सा इसमें सेंटेंस बनेगा, ऑपरेटिव या एक्सक्लेमेटिव या इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव या फिर इम्परेटिव। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें यहाँ से आपको ये समझ लेना, धीरे धीरे कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग धीरे धीरे की जाती है। अगर आप धीरे धीरे कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग करेंगे तो आपको 100% आगे सफलता जाकर मिलेगी। तो इसके लिए आपको इस सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। यहाँ पर हमने आपको ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में ये समझ लेना, सेंटेंस ऐसे आपको दिखाई देगा डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर। अब इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ, इनडायरेक्ट मतलब ये होता है अब हमको सेंटेंस को बनाना है।
तो हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। यहाँ पर सैड या सैड टू लिखा मिलेगा, आरबी की वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल आती है, आरबी की वर्ब में चेंजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आरबी की वर्ब लिखी होगी, तो आरबी की वर्ब में सैड या सैड टू हमने कहा यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सैड या सैड टू का अगर हम लगाते हैं विज्ड या फिर प्रेड या ब्लीस्ड या फिर कस्ट, ये आता है। विश लगाते हैं अगर आरएस के वाक्य में केवल में लिखा हो, अगर प्रे या प्रार्थना की जा रही होगी आरएस के वाक्य में तो वहाँ पर लगाएंगे प्रेड, खासकर लिखा होगा मे गॉड। ये मतलब कि हमने वर्ड्स ऐसे लिख दिए हैं कि मतलब अधिकतर यही आते हैं, तो इस वजह से हमने ये लिख दिए हैं। लेकिन आप ये मत समझना उसका आरएस के वाक्य का आपको अर्थ निकालना है, उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ट्रांसलेट करने के बाद आपको अपनी भाषा समझना ये सेंटेंस हमसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है या इस सेंटेंस में क्या कहा गया है, तो उसी के साथ हम तय करेंगे यहाँ पर कि आरबी की वर्ब को क्या लगाएं। ये हमने एक कैजुअली यही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये समझ लेना मैंने जैसे तरीका बताया है कि आपको सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद उसका ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ट्रांसलेट करने के बाद आप तय करेंगे इसमें कौन सी हम वर्ब लगाएं, आरबी की वर्ब कैसे हम चेंज करें और इसके बाद हम आगे कैसे बनाएं। तो ये चीज़ें मैंने कैजुअली लिख दिया कि इसमें ये मान लो ये होते हैं, ये वर्ड्स ज़्यादा अगर आते हैं तो ये यहाँ पर फेल हो जाता है। लेकिन आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करने के बाद आप बाद में आपको डिसाइड करना है कि इसमें हम कौन कौन सी आरबी की वर्ब लगाएं। तो विश लगाते हैं अगर में लिखा हो, प्रेड यहाँ पर में गॉड लिखा हो सकता है, ठीक। लेकिन आपको सेंटेंस का अर्थ निकालना है, ट्रांसलेट करना है, इसके बाद आप तय करेंगे। ब्लीच लगाते हैं आशीर्वाद जब दिया जाएगा, कर्स लगाते हैं जब श्राप दिया जाएगा। इसमें श्राप देता है हर्मिट हो गया, सेंट, साधु, तो ये इसी के सिनोनिम्स होते हैं, तो जिसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। अब आते हैं अपने सेंटेंस में। सी सेड टू मी कामा इन कम मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आप लंबे समय तक जिए। तो यहाँ पर हमने कहा केवल मे आ रहा है, तो मे की वजह से हमने लिखा है यहाँ पर ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। सेंटेंस को चेंज वैसे ही करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन नो चेंज। सेंटेंस ऐसे भी चेंजेस होगा, ये याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, बेगर सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप अपने जीवन में सुखी और समृद्ध रहें। तो बिगर विश्ड मी दैट आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ, आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, दे सेड टू मी कम एंड कम मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाएं। तो इसमें देखो हमने यहाँ पर सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस पढ़ने के बाद बोला था यहाँ पर कोई मतलब श्राप राप दिया जा रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया कष्ट में। दे कष्ट में दैट आई माइट गो टू हेल, दे कष्ट मी दैट आई माइट गो टू हेल। तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट हुआ। रूल नंबर फर्स्ट में हमने केवल बस यही बातें आपको बताई है कि आपको ये समझ लें सर्वप्रथम जो यहाँ पर हमारा आर एस का वाक होगा, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा और कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज होगा, यहाँ पर लिखा होगा में। तो आर एस के वाक का आपको अर्थ निकालना है। अर्थ निकालने के बाद आपको तय करना है कि इसका ट्रांसलेशन कैसा हो रहा है। ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे हम, ट्रांसलेट करने के बाद उसके हम भाव में जाएंगे, ये सेंटेंस हमसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इससे हम क्या समझ रहे हैं या इसमें हम क्या समझ पा रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ से डिसाइड होंगी। इसके बाद वो चीज़ें डिसाइड करने के बाद हम तब आरबी की वर्ब चेंज करेंगे, जिसमें विश्ड आता है, विश्ड के बाद प्रेड आता है, प्रेड के बाद ब्लीच्ड आता है, ब्लीच के बाद कस्ट आता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ से क्लियर करेंगे। तो ये हमारा नियम नंबर फर्स्ट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट नियम है, जिसमें हमने सेकेंड नियम के बारे में आपको बताया कि उसमें हम कब प्रेड के बाद फार लगाते हैं, कब हम प्रेड के बाद फार नहीं लगाते हैं। तो ये नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, ये समझ लेना आपको। ये नियम बहुत ही कायदे से समझना है कि ये समझ लेना, मोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा मे गॉड ब्लेस यू विथ चिल्ड्रन, यानी भगवान आपको एक बच्चा प्रदान करे। ये इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, ये भगवान से प्रे की जा रही है। मे गॉड, अब हमने कहा था अगर मे गॉड लिखा मिल जाए तो उसको हम चेंज करेंगे प्रेड में। तो यहाँ पर हमने देखो इसको कैसे चेंज किया, मोहन प्रेड। अब अगर हमको यहीं पर ऑब्जेक्ट लिखना होता तो मोहन प्रेड फॉर मी, यहाँ पर हम फॉर शब्द यूज करते हैं। ये समझ लेना, ये प्रेड में आपको ये 100% ये वर्ड्स याद रखने हैं कि हम सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे।
हमने क्या कहा कि अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम आरबी के वाक्य में ऑब्जेक्ट लिखें, तो आपको पीरियड के बाद यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा, फॉर FOR। लेकिन अगर हम चाहते हैं नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। मोहन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी विथ चिल्ड्रन। अब हमने इसको दूसरे तरीके से बनाया है, मोहन प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी विथ चिल्ड्रन। हम इसको, हमारे दोनों सेंटेंस चाहिए, हम या तो फर्स्ट सेंटेंस बनाए या फिर सेकेंड बनाए, ये कोई मैटर नहीं करता कौन सा हम सेंटेंस बना रहे हैं। लेकिन जो तरीका है बनाने का, आपको इसी तरीके के हिसाब से बनाना है कि अगर आपको ये चाहते हैं आप कि हम आरबी के वाक्य में ऑब्जेक्ट लिखें, तो आपको क्या करना है, प्रेड के बाद में आपको लगाना है फॉर, या फिर ऑब्जेक्ट जो आरबी का ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ये बातें याद रखनी है, इसके बाद तब आपको सेंटेंस को आगे बनाना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द ओल्ड लेडी सेड टू हर सन मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। तुम दीर्घायु हो और तुम सुख शांति को प्राप्त करो। तो इसमें देखो, द ओल्ड लेडी सेड टू हर सन, ओल्ड लेडी ने अपने पुत्र से कहा मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। तो इसमें देखो, ये इसमें भगवान से प्रार्थना की जा रही है, इसमें एक ओल्ड लेडी है भगवान से प्रार्थना की कर रही है कि द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। तो यहाँ पर हमने देखा सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमको उस सेंटेंस के ट्रांसलेशन में जाना है। ट्रांसलेशन में जाने के बाद हम ये वहीं से डिसाइड करेंगे इसमें हम कौन सी आरबी की वर्ब लगाएं। हमने जो हमको इसमें ये जो हमारा ये द ओल्ड लेडी वाला सेंटेंस है, इसमें हमको देखो ये चीज़ समझनी है। द ओल्ड लेडी सेड टू मी हर सन, ओल्ड लेडी ने अपने पुत्र से कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु एंड प्रॉस्पर, और सुख शांति को प्राप्त करें। तो इसमें ये समझ लेना, ये भगवान की तरफ से इशारा किया जा रहा है, यानी ये ओल्ड लेडी अपने दिल से दुआ कर रही है अपने पुत्र के लिए, ये नहीं भगवान से मांग रही है कोई चीज़। तो द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन, बूढ़ी औरत ने, उस बूढ़ी औरत ने अपने पुत्र के लिए प्रार्थना की। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सेंटेंस की तह तक जानना है, इसके बाद तब आपको डिसाइड करना है कि इसमें हम कौन सी आरबी की वर्ब लगाएं। तो द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। अब ये सेंटेंस हमारे हो गए। अब हमने बताया ये रूल नंबर हमारा सेकंड है कि अगर आपको ये समझ लेना कि अगर आरएस के वाक्य में गुड नाइट, गुड इवनिंग या फिर गुड बाय या फिर बाय बाय ये वर्ड्स मिल जाएं, अगर हमने क्या कहा, अगर आरबी के आरएस के वाक्य में अगर आपको गुड नाइट, गुड इवनिंग या फिर बाय बाय ये आज शब्द मिल जाए, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, ये हमारा है नियम नंबर सेकंड। यहाँ से हमारा रूल नंबर सेकंड कि अगर आरएस के वाक्य में आपको यहाँ पर गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, फेयरवेल ये मिल जाए, तो आपको आज भी ये समझ लेना, ये स्टूडेंट ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये कैजुअली कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैसे हम बता रहे हैं बस उसी प्रकार से बनाना है। क्योंकि इसमें कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़े भी जाते हैं और इसके बाद कुछ शब्द इसमें हटाए भी जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, उसका सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से हम तय करते हैं, सेंटेंस के भावार्थ के हिसाब से हम तय करेंगे कि इसमें क्या जोड़ना है, इससे क्या हटाना है। जैसे हमने यहाँ पर देखो, ही बेड गुड नाइट टू हिज, यहाँ पर हमने हिज जोड़ दिया, तो ये चीज़ ये मैटर करती है सेंटेंस के अर्थ के ऊपर। तो इसमें सेंटेंस का अर्थ जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है, तो उससे हम ये चीज़ें उसी से आती हैं कि सेंटेंस में इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इसको हम कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, किस अर्थ में हम इसको सेंटेंस को ले रहे हैं, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, अगर आरएस के वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मिल रहा है, तो आपको आरबी की वर्ब को चेंज करना है विश्ड में। अगर आरएस के वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये शब्द मिल रहे, इसके बाद यहाँ पर कोई वर्ड्स लिखा होगा, तो ये हम चेंज करेंगे किसमें, विश्ड में। ये समझ लेना, ये लिखने के बाद जैसे यहाँ पर ही बेड गुड बाय, इसके बाद यहाँ पर लगाते हैं टू, ही बेड गुड नाइट टू, यानी कि ये समझ लेना, ये गुड नाइट, गुड नाइट या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या फिर गुड बाय या बाय बाय या फेयरवेल, ये वर्ड लिखने के बाद हम लगाते हैं टू कंजंक्शन। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि ये लगाने के बाद आपको लगाना है टू, टू TO,
टोकन जितना लगाना है, इसके बाद जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा तो उसी ऑब्जेक्ट को हम चेंज करके लिख देंगे। तो देखो, अगर आरत के वाक्य में गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग मिल जाए तो आपको इसको चेंज करना है विस्ट में। अगर आरत के वाक्य में गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय या फेयरवेल मिल जाए तो आपको चेंज करना है बेड में। फिर देखो हमने क्या बताया, ही सेड कम एंड कम गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो ही बेड, अब हमने यहाँ पर गुड बाय लिखा आ गया तो इस वजह से हमने इसको चेंज किया बेड में। ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ही सेड कम एंड कम गुड नाइट ब्रदर, तो ही बेड गुड नाइट टू हिज ब्रदर। आज से हमारा नरेशन हुआ द एंड, यहीं से नरेशन हमारा होता है खत्म, यहीं से। तो आज हमारी ये क्लास नंबर है 13। जिन लोगों ने अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे नरेशन बाई राज, नरेशन बाई राज। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे नरेशन बाई राज तो आपको जो हमने अभी तक पढ़ाया है हमारी क्लासें मिल जाएंगी नरेशन की, जिसमें से हमारा ये समझ लेना 13 नंबर की क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। और 13 नंबर में हमने आपको केवल 13 दिन की क्लासों में नरेशन में बेसिक से एडवांस के बारे में आपको हमने बताया है। इसके बाद हमारे चैनल का नाम है लर्न विथ राज। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विथ राज तो आपको ये समझ लेना कि हमारी जो प्ले लिस्टें हैं जिसमें हमने 10th पढ़ाए हैं और इसके बाद वोकैब की हमारी 2-4 क्लासें आई हैं। इसके बाद हमने वर्ब में ING जोड़ने के नियम, ये सभी क्लासें हमने यहाँ से कंप्लीट की हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये समझ लेना आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके बाद वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। शेयर ये समझ लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।